हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज के, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल कंडीशन की, ना केवल वर्ल्ड की, ना केवल भारत की, बल्कि पूरे के पूरे विश्व की भी हम इसमें फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बात करेंगे। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें उसने 2022-23 को लेकर कुछ भविष्यवाणियाँ की हैं। उन भविष्यवाणियों कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं, और हमारे चारों तरफ उनको कितना सही होता होता देखते हैं, ये मायने करता है। तो इस जो एडिटोरियल का जो टाइटल है वो आप देख पा रहे होंगे, विंटर इज़ कमिंग। विंटर इज़ कमिंग प्रकार के से आप फ्रेज के टाइप भी यूज़ कर सकते हो। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि जब भी ठंड आती है तो वहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ जम जाती है, ना फसल होती है, ना उनको, जो अगर मान लो जो नॉन वेज हैं तो वहाँ पर ना तो उनको लिए जानवर मिलते हैं ना कुछ। तो विंटर इज़ कमिंग का मतलब ये है कि एक चुनौतीपूर्ण घड़ी आ रही है। ओके, तो उस चुनौतीपूर्ण घड़ी में क्या करते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं वो अपना फूड अपने घर में जमा करके रख लेते हैं, लकड़ियाँ जमा करके रख लेते हैं कि उनके लिए गर्मी करने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ हों, साथ ही साथ फूड की भी व्यवस्था हो कि जब तक विंटर हो तब तक चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आपने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ दे दूंगा। तो इंडियाज़ ग्रोथ इम्पल्स स्लोइंग द आईएमएफ वॉर वर्स्ट येट टू कम। तो इंडिया की जो ग्रोथ इम्पल्स है उसने उसको आईएमएफ ने क्या कर दिया है, स्लो कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इससे भी बुरी स्थिति आनी बाकी है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड in the latest World Economic Outlook report has retained global growth hope for 2020-22 at 3.2% and lower the next year projections to 2.7% from 2.9%। तो ये कुछ नंबर हैं, ये कुछ आंकड़े हैं कि आईएमएफ ने पहले जो 2.9% था उसको लोअर करके 2.7% कर दिया है, और जो 2022 के आंकड़े हैं उसको 3.2% पर कर दिया है। ये थोड़ा सा एक टेक्निकली और मैं कहूँ कि आंकड़ों को लेकर एक डेटा उसने दिया है। द ईयर 2023 will feel like a recession for many people in the world. The fund has cautioned as the worst is yet to come। तो यहाँ पर yet to come amid tighter monetary policy to curb stubbornly high inflation and spiraling energy and food crisis। आपको मालूम होगा कि अभी वर्तमान में क्या कंडीशन चल रही है विश्व के अंदर। तो अगर हम 2023 की बात करें तो वो एक रिसेशन टाइप की फीलिंग आएगी लोगों के अंदर। लोगों के पास पैसे कम होंगे और एक्सपेंडिचर उनके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आईएमएफ ने ये चेतावनी दी है, और हो सकता है इससे बुरी कंडीशन भी आगे आ सकती है। एमिड टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी। टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी का क्या होता है, जब इस प्रकार के कभी वर्ल्ड में युद्ध होते हैं, कभी किसी प्रकार की एनर्जी क्राइसिस हो जाती है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, अपनी रेपो रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है, रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा तो बैंक का जो लोन रेट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। जब बैंक रेट बढ़ेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई अभी हम पैसा नहीं लेते हैं, हम बाद में पैसा लेंगे जब बैंक लोन की रेट क्या कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा। तो ये इस प्रकार से एक साइकिल चलता है। तो जब लोगों के हाथ में कम पैसा होता है तो लोग कम खरीदारी करते हैं। जब लोग कम खरीदारी करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं वो ऑफर दे के उसी वस्तु को, उसी चीज़ को क्या करती, कम दामों में बेचती हैं। तो जब भी टाइट होती है रिजर्व बैंक की पॉलिसीज़ या जो भी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती हैं, इसका मतलब सीधा ये होता है कि ये महंगाई को क्या करना करना है, कंट्रोल करना है। तो सीधी सी बात है, महंगाई कंट्रोल होगी इन कैसे, कि लोगों के हाथ में कम मनी होगी। तो वही इन्होंने कहा कि टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी और कर्व स्टेबली हाई। ये क्योंकि हाई इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए इन्होंने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी। स्पायरलिंग एनर्जी आपको मालूम होगा, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो उसके कारण जो एनर्जी क्राइसिस जनरेट हुई है वो भी हर एक देश में, हर एक वर्ल्ड के हर एक कंट्री में ये चीज़, उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के साथ ही रसिया पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, ईरान पर पहले से ही सैंक्शन है। और अगर देखा जाए तो
और भी कई ऐसी कंट्री जो ऑयल उत्पादक या ईंधन का उत्पादन करती हैं, उन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस चल रही है। वाइल इट रिटेन्ड इंडियाज 2023-24 growth estimated at 6.1%, the IMF slashed this year forecast to 6.8% from 7.4% in July। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसने ग्रोथ एस्टिमेट जो इंडिया का है वो 6.1% रखा है, लेकिन अगर हम प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करें तो उस डेटा से कंपैरिजन करेंगे तो ये जो ग्रोथ रेट है वो कम कर दी है इसने। मतलब पहले 7.4% थी, अब क्या हुआ है, अब कम कर दिया है। दिस इज द सेकेंड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट आफ्टर द वर्ल्ड बैंक 6.5% असेसमेंट दैट पेज इंडियाज GDP राइज बिलो 7%, which the Reserve Bank of India and North Block Mandarin are expecting this year। तो यहाँ पर अगर सेकंड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट देखा जाए, दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा देखा जाए, तो वो है वर्ल्ड बैंक का। आफ्टर द वर्ल्ड बैंक तो वो IMF का था। और वर्ल्ड बैंक के अगर आंकड़े की तरह अगर हम देखें तो उसमें क्या था, 6.5% था, जो इंडिया की GDP को बढ़ाने की बात कर रहा था कि वो 6.5% से बढ़ेगी। और IMF कितने से बोल रहा है, 6.1% से। लेकिन अगर बात करें दोनों के कंपैरिजन की तो IMF ने पहले 7.4 कहा था और वर्ल्ड बैंक ने 7% कहा था। मतलब दोनों के आंकड़े पहले के आंकड़े से क्या है, कम है। द डाउनग्रेड इज एट्रीब्यूट टू वीकर देन एक्सपेक्टेड आउटटर्न इन द सेकेंड क्वार्टर एंड सबड्यू एक्सटर्नल डिमांड। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं, ये जो डाउनग्रेड हुए हैं, वो किस ओर इशारा करते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं, किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, किस चीज़ के लिए व्हाट आई वुड से कि किस चीज़ के लिए कारण ठहराते हैं। ठीक है, तो वो सब कारण किस चीज़ के हैं कि एक्सटर्नल जो डिमांड है वो क्या हो गई है, लो हो गई है पहले क्वार्टर को लेकर। द स्लोइंग ग्रोथ इन द टैक्स कलेक्शन, इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एक्सपोर्ट बैक दिस प्रोग्नोसिस। तो यहाँ पर कई और चीज़ें, जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो हो गई, टैक्स कलेक्शन स्लो हो गया, एक्सपोर्ट स्लो हो गया, तो ये सब चीज़ें भी कारण बने इस प्रकार के एनालिसिस का। The road ahead rendered torturous by the lingering Russia-Ukraine conflict, a slowdown in China, and what IMF has eloquently termed a cost of living crisis is not much traveled on। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप वर्ल्ड की अगर स्थिति देखोगे तो चारों तरफ क्या है, चाइना के अंदर स्लो डाउन आया हुआ है, रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली लिंगरिंग मतलब चल ही रहा है। और अगर बात करें तो इन सब चीज़ों को काउंट करके IMF ने एलिक्वेंटली बड़े ही बहुत ही खूबसूरती से, बड़ी वाक्चातुर्यता से उसने क्या कर दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इसका नाम दिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस नाम देने से ये नहीं हो जाता, कॉस्ट ऑफ लिविंग से मतलब बहुत सी चीज़ें क्या हो गई हैं, ढक दी गई हैं, और इस पर ज़्यादा नॉट मच ट्रेवल्ड ऑन, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया। The risk of monetary fizzle or financial policy miscalibration has risen sharply amid the high uncertainty and growing fragility, the fund has emphasis। तो यहाँ पर पहले से जो मिसकैलकुलेशन हुई गवर्नमेंट्स के द्वारा या वर्ल्ड के द्वारा या जो भी एजेंसियों के द्वारा, उसका परिणाम क्या हुआ, क्या हो रहा है कि ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। ठीक है, और उससे किस पर असर पड़ रहा है, एम्फेसिस किस पे पड़ रहा है, फंड्स पर पड़ रहा है। नो मैटर गवर्नमेंट का फंड है, नो मैटर आपका फंड है, नो मैटर वर्ल्ड का फंड है, लेकिन वो फंड पर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। आफ्टर लाइकली लूजिंग द टैग टू सऊदी अरेबिया दिस ईयर, द IMF एक्सपेक्ट्स इंडिया टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगेन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर पहले क्या था, भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, लेकिन बीच में सऊदी अरेबिया आ गया और उसने अपनी इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग बना दिया। लेकिन फिर भी IMF कह रहा है कि सऊदी अरेबिया हो सकता है इस क्वार्टर में, इस ईयर में अपना जो ताज है वो क्या कर दे, खो दे, और फिर से कौन वापस आ जाए, इंडिया ही वापस आ जाए। बट प्राइवेट forecasters such as Nomura believe policymaker optimism about the 2023-24 prospect may be misplaced as a global downturn ripple effect may be underestimated and growth could well slip to 5.2%। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट एजेंसियों की बात करें, उनके एनालिसिस की बात करें, तो जिसमें नोमुरा एक बहुत
अच्छा जाना माना नाम है। तो उन्होंने पॉलिसी मेकर को बिलीव, नोमुरा बिलीव पॉलिसी मेकर, जो भी पॉलिसी मेकर मतलब सीधी सी बात है गवर्नमेंट पर बिलीव किया और थोड़ा सा आशावादी नज़रिया रखा 2023 और 24 के रिगार्डिंग। मे बी मिसप्लेस एज द ग्लोबल डाउन टर्न, और हो सकता है उनका ये ग्लोबल डाउन टर्न के कारण ये चीज़ें क्या हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, और उसके रिपल इफेक्ट मतलब होता है क्रिया की प्रतिक्रिया, मे बी अंडर एस्टिमेटेड एंड ग्रोथ कुड वेल स्लिप टू 5.2%। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ को और स्लो हो सकती है कितनी, 5.2% तक। ईदर वे रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी कंपेयर टू द वर्ल्ड अलोन विल नॉट सफाइस। लेकिन किसी भी कारण हो, कोई भी सही हो कौन गलत हो, किसी भी रास्ते से अगर देखा जाए तो हम वर्ल्ड से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है उतनी पर्याप्त नहीं होगी जैसे जितना कि वर्ल्ड के अंदर है। इंडिया नीड टू नॉट ओनली ग्रो सिग्निफिकेंटली फास्टर इट्स faltering pre-pandemic trajectory, but also deliver the better quality growth that is inclusive and meet the aspiration of millions of its youth who constitute its demographic dividend। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो प्री पेंडेमिक लेवल पर जो ग्रोथ हो रही थी, इनका राइटर का कहना है कि वो थोड़ा सा फॉल्टरिंग थी या थोड़ा सही नहीं थी। किस मायनों में सही नहीं थी, ये थोड़ा सा बहुत जटिल क्वेश्चन है, जो राइटर है वही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि अब जो ग्रोथ हो वो ऐसी ग्रोथ हो कि सभी को फ़ायदा मिले, और सभी को फ़ायदा मिलने के साथ साथ उन मिलियंस ऑफ यूथ को फ़ायदा मिले जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट भी करते हैं, मतलब रन भी करते हैं, या उसका कारण भी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि एक क्षेत्र में जितने यूथ हैं, उन यूथ के द्वारा जितने पैसे कमाए जाएंगे, जितने पैसे या उनका इनोवेशन में जितने लोग लगेंगे, या फिर वो कोई चीज़ खरीदते हैं या अपनी इकोनॉमी में पार्ट बनते हैं, तो एक डेमोग्रेटिव डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। तो एक डेमोग्रेटिवली हमारे लिए ये पॉजिटिव बात है। तो लेकिन उनके लिए हमें उनका भी क्या हो, प्रॉपर तरीके से विकास हो, या जो भी है इकोनॉमी या उनकी आर्थिक स्थिति सही हो। द कंट्री हैज़ ओनली अ स्मॉल विंडो नाउ टू कैश इन ऑन दिस स्वीट स्पॉट। और कंट्री के पास ये स्मॉल विंडो है जिस पर वो क्या कर सकती है, कैश इन ऑन दिस स्वीट स्पॉट, इन दिस स्वीट स्पॉट पे कैश इन कर सकती है। मोर ओवर गिवन इंडियाज लो पर कैपिटा इनकम, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, ओके। तो मोर ओवर given India's low per capita income, the sustained surge in price has hit most household spending capacity and could even cramp the ability to invest in the next generation's education। सो यहाँ पर मैंने आपको मालूम होगा, मैंने एक एडिटोरियल कवर किया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आखिरकार कैसे पहले और दूसरे क्वार्टर में इन्फ्लेशन 7% से भी हाई हो गई थी, फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए, उसके कारण 7% से नीचे आ गई थी। लेकिन अगेन इन्फ्लेशन क्या होने वाली है, बढ़ रही है, होने वाली क्या, बढ़ ही रही है। उससे क्या होगा, उससे जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वो नेक्स्ट जनरेशन के एजुकेशन पे वहाँ से क्या होगा, क्रैम्प मतलब कटेगा, उन पर कटेगा। मतलब सीधी सी बात है कि उनकी एजुकेशन पे जब एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट नहीं होगा तो वो आगे आने वाली जनरेशन को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। मिनिस्टर असर्सन दैट इंडिया हैड मैनेज्ड टू रेन इन्फ्लेशन and it's not a priority concern may have been premature as August and September witnessed a resurgence in the price rise from July, minor relief of 6.71% after staying above the 7% in the first quarter। तो यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि भाई इंडिया कर्व करेगा, इंडिया अपनी महंगाई को मैनेज कर लेगा। तो ये उनका प्रीमेच्योर कथन है। प्रीमेच्योर कथन इसलिए है क्योंकि महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल हुई थी, इसमें नो डाउट, लेकिन वो फिर से 7% के नज़दीक जा रही है जो कि पहले थी, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर थी। द गवर्नमेंट हैज़ बिगिन वर्क ऑन बजट 2023-24 बट द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर स्टिल नीड टू बी नेविगेटेड डेप्टली। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट 2023-24 का बजट बनाने जा रही है, बजट देने जा रही है देश के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि जो सेकंड हाफ है दिस ईयर का, उसको बहुत ही डीपली क्या किया जाए, नेविगेट किया जाए। नेविगेट करना मतलब उसका एनालिसिस किया जाए और उसमें क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए वो गवर्नमेंट को निर्धारित करनी चाहिए। तो दिस इज़ द टुडेज एडिटोरियल। तो आई होप you like it, so comment, you can comment on comment box। So thank you for this editorial।